हूँ आपके अपने चैनल ट्रिक फिजिक्स प्लैनेट में। तो आज हम लोग आ चुके हैं आपके क्लास 12th के EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के लास्ट पार्ट पर। और लास्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक तो सारे एंड हो चुके हैं, मैंने बता रखा था। आज हम लोग NCERT के कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, आपके पास ये NCERT या क्वेश्चन नंबर 4 है और इस क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों को क्या क्वेश्चन समझाया गया है इसका मैंने कुछ कॉन्सेप्ट पहले से बता रखा हुआ है। पूरा क्वेश्चन आप उस बुक में पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कोई आयताकार लूप है, कोई आयताकार कॉइल है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है अभी 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मूविंग आउट बॉडी गति कर रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ऐसे केस में जिसमें गति कर रहा है उसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो यूनिफॉर्म है और तल के लंबवत है ये, इसलिए 0.3 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड गिवन है। साथ ही साथ जो इसकी गति है वो 1 सेंटीमीटर पर सेकंड होने वाली है। तो बताना यह है कि अगर ये लंबाई के अनुरूप गति करे और दूसरा अगर ये दूसरी चौड़ाई के अनुरूप गति करे तो ऐसे केस में कितना EMF प्रोड्यूस होगा, और साथ ही साथ ये भी बताना है कि ये कितने समय तक रहेगा, मतलब जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा तभी तक रहेगा। आइए इसके डायग्राम को एक बार समझ लेंगे ना तो चीजें थोड़ी आसान हो जाएंगी। तो देखिए, यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये, अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में ये हमारा कोई क्या है, रेक्टेंगुलर कॉइल है। इस रेक्टेंगुलर कॉइल का नाम आप चाहे तो रख सकते हैं P Q R S, ठीक। और इसकी जो ये वाली लेंथ है मान लीजिए L है और ये वाली जो साइड है उसे हम मान लेते हैं D है, ठीक। और ये फिलहाल मूविंग केस में है। तो पहला लंबाई के मूवमेंट देखने को मिले। तो पहला जो है मूवमेंट वो है लंबाई के साथ। तो लंबाई का जो मूवमेंट है वो है v पहले केस में। तो आइए चेक करें बच्चों कैसे इसको सॉल्व किया जाए। तो क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से पहले अगर हम बात करें तो ये 1 सेंटीमीटर चेंज तो करना ही पड़ेगा और ये 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, इसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो आइए पहले चेंज कर लेते हैं। तो L की जो वैल्यू है वो 8 × 10⁻⁻² मीटर में कर लीजिए, ठीक। और स्पीड जो है वो 1 सेंटीमीटर है, तो 1 × 10⁻⁻² मीटर पर सेकंड कर लीजिए, ठीक। ये बात क्लियर होगी ना। अब अगर ये मूव कर रहा है और कहा जा रहा है कि अगर ये थोड़ा सा ब्रेक है तो इसमें EMF प्रोड्यूस होगा। तो कह रहा है कि यही अगर मूव कर रहा है तो इनके सिरों के बीच में EMF कितना होगा, किसके सिरों के बीच में, इसके सिरों के बीच में। जो इधर होगा वही इधर होगा, क्योंकि ये कहीं से टूटा हुआ है। तो इसका मतलब ये वाले दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो बताना है इस लंबाई के सिरों के बीच में कितना EMF आएगा, ठीक है, याद रखिए। तो आइए चेक करते हैं। तो ऐसे केस में आपको बताना है कि EMF जो है E होता है BVL, क्योंकि ये फील्ड के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो sin 90 होता है यहाँ पे। तो sin 90 वाला टर्म लिखने की कोई जरूरत तो है नहीं। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड पहले से 0.3 है, स्पीड 10⁻⁻², ठीक। और L जो है ये वाली लेंगे आप, तो 8 × 10⁻⁻² ले लीजिएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो ये 3 8 जा 24, दैट इज व्हाट, दैट इज नथिंग बट 2.4। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। -2 और ये -2, ठीक। तो क्या होने वाला है, -4 वोल्ट लीजिए। ये कब तक इतना EMF होल्ड रखेगा, जब तक कि ये इस फील्ड में है और ये इस फील्ड में अगर निकलना चाहता है तो इसको इतनी दूरी तय करनी पड़ेगी, किसे, इस कॉइल को। तो ये जो दूरी है एक्चुअली इसकी चौड़ाई है, ठीक। तो इसे चौड़ाई के तुल्य दूरी तय करनी। ऐसे केस में क्या करिएगा, आपको करना है V = क्या, B जो कि दूरी हो गई अपॉन T, ठीक। तो यहां से T = B की वैल्यू कितनी है, 2 × 10⁻⁻² और स्पीड हो जाएगी 10⁻⁻²। कैंसिल किया
तो ये आ गया 2 सेकेंड। तो आपको समझ में आया कि कितने समय तक इसमें ईएमएफ आएगा, तो 2 सेकेंड तक आएगा, फिर समाप्त हो जाएगा। सिमिलरली ये जैसे मैंने ए पार्ट किया वैसे ही आपको बी पार्ट करना है। उसमें क्या है, उसमें सेकेंड पार्ट में जो मूवमेंट होगा वो चौड़ाई के अनुदिश होगा, मतलब कि विड्थ के अनुदिश होगा। ऐसे केस में आपको क्या करना होगा, यहाँ पे जो एल है उसके जगह पे आपको छोटी वाली साइड की वैल्यू रखनी होगी और इस समय उसकी पूरी दूरी तय करनी होगी, तो यहाँ पे चौड़ाई की जगह लंबाई लिख लेंगे और यहाँ पे वैल्यू रख करके सॉल्व कर लेंगे। बात समझ आ गई? तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। इससे पहले भी हमने क्वेश्चन जो है इसके आगे के कराए थे, वो सारे क्वेश्चन आप अपने फेयर कॉपी में नोट करते रहेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 है एनसीईआरटी का क्वेश्चन। थोड़ा समझिएगा क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे एक सर्कुलर कॉइल है, ठीक, और ये सर्कुलर कॉइल जो है वो किसी यूनिफॉर्म फील्ड में घूम रहा है। ये कोई मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, ठीक, और ये उसी पर अपना रोटेट कर रहा है इस तरीके से, और इसका जो रोटेशन है वो ओमेगा दिया हुआ है, ठीक है। वो ओमेगा है 50 रेडियन पर सेकेंड, तो 50 रेडियन पर सेकेंड से ये अपना घूमता है। तो बताना ये है कि जब ये इस तरीके से घूम रहा है तो इधर और इधर इस सिरों के बीच में प्रेरित वैद्युत वाहक बल तो उत्पन्न होना चाहिए, हर हाफ साइकिल में उत्पन्न होगा। तो हमें चेक करना है कि जब ये कॉइल घूम रहा है जिसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है, इसका रेडियस जो है वो 8 सेंटीमीटर है, वो दिया हुआ है, तो बताइए कि इस में अगर 20 फेरे हो तो मैक्सिमम ईएमएफ इसमें कितना होगा, मतलब महत्तम वैद्युत वाहक बल कितना होगा, औसत वैद्युत वाहक बल किसमें कितना होगा। औसत का मतलब एक साइकिल का मतलब होता है बच्चों। और यहाँ पर अगर इस कॉइल का रेजिस्टेंस दे रखा हुआ है 10 ओम, तो ये कॉइल वैसे भी इनक्लोज्ड है तो इसमें करंट भी आएगा। तो ये बताना है कि इसमें करंट कितना आएगा, आई मैक्स कितना होगा, ये बताना होगा। तीसरी बात बतानी है 6 औसत शक्ति, मतलब कि इस कॉइल में जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो हीट के फॉर्म में कंज्यूम होगी। तो ये बताना है कि इसकी औसत शक्ति इस कॉइल की कितनी 6 हो जाएगी। और ये जो लास्ट में आप देख रहे हो इस क्वेश्चन का, और वो क्वेश्चन बताता है आपको कि कितनी एनर्जी जो खर्च हो रही है वो कहां से मिली। तो ओके फाइन, चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए पहला काम तो आपका था तो डायग्राम को समझना। डायग्राम आपके सामने है, कॉइल अपना रोटेट करना स्टार्ट करना। तो उस समय अगर मुझे इसका रेडियस पता हो जो कि है 8 सेंटीमीटर, इसको हम चेंज कर लेंगे किसमें, मीटर में, तो 100 से डिवाइड कर लीजिएगा तो 0.08 आ जाएगा। डिवाइड कर लेंगे ना 100 से, तो ये किसमें आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। फेरों की संख्या दे रखी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ओमेगा दे रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको महत्तम वैद्युत वाहक बल निकालना है, महत्तम वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा ई मैक्स का फॉर्मूला जो होता है आपको मैंने बता रखा हुआ था, NBA ओमेगा होता है, ठीक है। यहाँ पे साइन होती है वैल्यू, साइन ओमेगा टी होता है, तो ये साइन की वैल्यू मैक्सिमम के लिए कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। मैक्सिमम के लिए 1 होती है, तो इसीलिए ये वाली वैल्यू आपकी मैक्सिमम कहलाएगी। ई मैक्स इज इक्वल टू, आपको सबसे पहले एक एक करके वैल्यू रखनी होगी, और यहाँ पर सबसे पहले n है, तो n की वैल्यू है 2020 और इनटू यहाँ पर और क्या चाहिए आपको, मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। देखो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड जो है वो है 3 × 10⁻⁻² टेस्ला, ये गिवन है। तो ये टेस्ला की वैल्यू चेंज करनी है नहीं, तो एज इट इज रख सकते हैं 3 × 10⁻²। इसके आगे क्या कर सकते हैं, इंटू करिए। आगे बच्चों और क्या छूट रहा है, ओमेगा और एरिया। तो आपको पता ही वृत्ताकार कुंडली है तो पाई आर स्क्वायर लिखेंगे, तो पाई, ठीक, और साथ में आर की जगह पे 0.08 का क्या स्क्वायर, और फिर उसके बाद आता है लास्ट में ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू 50 है, तो यहाँ पे 50, ठीक। और इसको करेंगे आप सॉल्व, इसमें साइन की वैल्यू तो 1 होगी, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ई मैक्स की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही ई मैक्स की वैल्यू आपकी आ जाएगी तो फिर आप बढ़िएगा आई मैक्स की ओर, ठीक, क्योंकि इसमें आई मैक्स भी निकालना था। ई मैक्स से आई मैक्स कैसे निकलेगा आपको पता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस होता है। तो ये वोल्टेज अगर मैक्सिमम ये प्रोड्यूस होगा तो उसी टाइम पे करंट भी मैक्सिमम होगा। कितना होगा, जो भी ई मैक्स की वैल्यू आई होगी यहाँ पे रखिएगा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 10 जो कि दिया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस 10 ओम। तो आप यहाँ पे डिवाइड करके ये करंट निकाल लेंगे। ये दोनों काम आप कर सकते हैं आराम से।
यहां से अगर मैं आपसे पूछूं कि एवरेज ईएमएफ कितना होगा, तो मैं बता दूं एवरेज का मतलब क्या होता है कि एवरेज मतलब ये जब यहां से स्टार्ट करता है तो ये पहले इधर वाला पैनल इधर आएगा, फिर वापस इधर जाएगा। तो जब ये इधर वाला पैनल इधर आएगा तो ईएमएफ का जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, ऊपर से नीचे होगा, शायद आपको याद हो। तो पहले केस में ईएमएफ जो होता है वो ऊपर की ओर होता है, ठीक है, ऊपर हाई पोटेंशियल नीचे हाई पोटेंशियल, और अगले केस में होता है नीचे हाई पोटेंशियल ऊपर हाई पोटेंशियल। तो इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो जो हो जाती है उसे हम कहते हैं जीरो। तो ये निकालते कैसे हैं मैं बता दूं। इसको निकालने का तरीका है बच्चों, निकालने का जो तरीका है वो इंटीग्रेशन। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं एग्जाम में, अदरवाइज इसको आप इंटीग्रेशन से निकाल सकते हैं। तो जीरो से आप स्टार्ट करेंगे और इसे टी तक के लिए इंटीग्रेट कर सकते हैं। किसे इंटीग्रेट करना है, ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला जो कि आपको पता है, ईएमएफ का जनरल फॉर्मूला होता है NBA sin ओमेगा टी, और इसे टाइम के रिस्पेक्ट में क्या कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए। जब इसे जीरो से टी मतलब एक साइकिल के लिए जीरो से टी के इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी जीरो। इसकी प्रॉपर जानकारी हम अगले आने वाले चैप्टर में भी देंगे, डोंट वरी। बस इतना जानिए कि एक साइकिल में एवरेज ईएमएफ जो है वो जीरो होता है। कैसे आता है, जीरो से टी तक इंटीग्रेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप लॉजिक समझ रहे हैं कि पहले हाफ साइकिल में पोटेंशियल का डायरेक्शन अलग मतलब ईएमएफ का अलग, और अगले हाफ साइकिल में ईएमएफ का डायरेक्शन बदल जाएगा, भाग बल का डायरेक्शन बदलेगा, तो जो एवरेज वैल्यू आती है वो जीरो हो जाएगी। आगे बढ़ते, तो ये इस केस में अगर मैं पहले केस में पावर के बारे में बात करूं तो ठीक है, फर्स्ट केस में ये आपका एवरेज ईएमएफ ठीक आ जाएगा, जो कि आएगा क्या बच्चों, ये निश्चित है जीरो आएगा। अब क्या निकालना है, मैक्स निकल गया, एवरेज हमको पता चल गया, हमने आई मैक्स भी निकाल लिया। अब हमें औसत शक्ति निकालनी है, तो पहले हम क्या निकालेंगे, पी मैक्स निकालेंगे। तो पी मैक्स इज इक्वल टू क्या होता है, ई इंटू आई, ठीक, ई इंटू आई, मैक्सिमम ये और ये भी मैक्सिमम। तो ये वाली वैल्यू आपकी आई चुकी है, ये वाली आई चुकी होगी, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको पी मैक्स मिल जाएगा। इसी तरीके से पी मीन की अगर बात करूं तो ये जीरो इंटू जीरो, मतलब आपको ये कहना है कि आपका मीन वैल्यू आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है, वो जीरो आएगी या एवरेज वैल्यू। अब हम अगर हम मिनिमम के बारे में जान चुके हैं, मैक्सिमम के बारे में जान चुके हैं, तो इसकी एवरेज वैल्यू अगर मुझे निकालनी होगी तो हम लिखेंगे क्या, पहला प्लस दूसरा मतलब EM IM प्लस जीरो बाई टू। तो यहां से जो भी वैल्यू आई होगी, वैल्यू रख करके आप दो से डिवाइड कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा इस साइकिल का एवरेज वैल्यू। पहले आपको पता ही है कि पहले जब इसने स्टार्ट किया होगा तो उस समय इसका पावर जो है वो जीरो रहा होगा, और फिर अगले एक साइकिल कंप्लीट करने पर इसको जो ये ईएमएफ मिला था। तो इस केस में आपको मिनिमम और मैक्सिमम जो पावर मिले उसका हमने क्या निकाल लिया, एवरेज, तो हमें एवरेज पावर मिल जाएगा। जो भी वैल्यू मिलेगी उसको आप क्या कर लेंगे, डिवाइड। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ये जो शक्ति क्षय होता है वो कहां होता है। तो जब ये कॉइल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में घूम रहा है तो ऐसे केस में इसमें फ्लक्स में चेंज होता है। फ्लक्स में चेंज होने की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, और ये ईएमएफ उसी कॉइल के रोटेशन का अपोज करेगा। क्योंकि ये उसी कॉइल में रोटेशन का अपोज कर रहा है, इसीलिए ये एनर्जी जो आप देख रहे हो, ये एनर्जी उसमें क्षय हो जाती है। क्यों, क्योंकि वो रोटेशन का अपोज करते, विरोध करते हुए खर्च होती है। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हो गई है। जितने क्वेश्चन हमने अभी और पिछले में कर लिए थे वो सारे आप अपने नोट्स कॉपी में ही लिखेंगे। आई होप ये सारी चीजें अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो हम इस चैप्टर को आज एंड डिक्लेयर करते हैं। अगले क्लास में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, और वो होने वाला प्रत्यावर्ती धारा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।